हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, आपको इन कोर्सेज के लिए कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे, ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। ये जो ई नोट्स हैं स्टूडेंट्स, वो पूरे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में और प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि इन लिंक्स पर आप क्लिक करें। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है आपकी पोम अ फोटोग्राफ के पोएटिक डिवाइसेस। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस आखिर होते क्या हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस वन। ओके, पोएटिक डिवाइसेस, दे आर द लिटरेरी डिवाइसेस और इन सिंपल वर्ड्स tools used by writers and speakers to enhance the literal meaning of words. Students, ये पूरा मीनिंग समझने से पहले, ये डेफिनेशन को समझने से पहले, लिटरल मीनिंग, ये जो लिटरल मीनिंग होता क्या है, बेसिकली शाब्दिक अर्थ। यानी यस शब्द है तो अगर इंग्लिश में यस है तो हिंदी में इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? हाँ, ये होता है शाब्दिक अर्थ। जो शब्द है चाहे किसी भी भाषा का हो, उसका एज इट इज़ मतलब जो होता है उसे लिटरल मीनिंग कहते हैं। जब इस शाब्दिक अर्थ को इन्हेंस किया जाता है, मतलब जब ये शाब्दिक अर्थ सिर्फ शाब्दिक अर्थ ना रह के और इसके मायने और आगे बढ़ जाते हैं, और भी ज़्यादा डीपर मीनिंग के साथ जब बात कही जाती है, और भी ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से जब बात कही जाती है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव से कोई बात कही जाती है, तो उसके लिए पोएटिक डिवाइसेस का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस यहाँ दी गई हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके राइटर्स या स्पीकर्स अपनी बात कहते हैं। मैं यहाँ पर पोअम का एग्जाम्पल आपको देकर बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी पोअम या पोएट्री के अंदर ही आपको पोएटिक डिवाइसेस मिलती हैं। पोएटिक डिवाइसेस तो खैर ख़ास तौर से पोम्स में ही होती हैं, लेकिन जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच है, वो आपको जो चैप्टर्स होते हैं वहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं, राइट। फिगर्स ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइसेस समान ही होते हैं लगभग, सिर्फ इतना अंतर है कि ये सिर्फ पोएट्रीज़ या पोम्स में मिलते हैं, बाकी सिमिलर ही होते हैं। इस्तेमाल क्यों होता है इनका? अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो जो पोम्स होती हैं और चैप्टर के साथ उसकी तुलना करें तो पोम बहुत कम शब्दों में लिखी हुई बात होती है। अपना जो विचार प्रकट किया होता है पोएट्स ने, वो बहुत ही कम शब्दों में प्रकट किया हुआ होता है, लेकिन हर एक शब्द का, हर एक लाइन का, हर वाक्य का बहुत ही गहरा अर्थ होता है। कई बार एक एक शब्द का इतना गहरा मीनिंग होता है कि उससे थॉट्स बन जाते हैं। इनफैक्ट पढ़ने वाले लोगों की जो विचारधारा है उस पर भी असर आता है। लेकिन एक सिंगल शब्द से इतना गहरा प्रभाव कैसे पड़ सकता है? क्योंकि वो शब्द जो है उसमें पोएटिक डिवाइसेस को ध्यान में रखते हुए उस शब्द का इस्तेमाल किया है। ये वो टूल्स हैं, वो डिवाइसेस हैं, या अगर और सरल भाषा में कहूँ तो वो ज़रिया है जिससे एक राइटर या एक स्पीकर अपनी बात को गहरे मायने देकर समझाता है। चाहे रीडर हो या लिसनर हो, यानी चाहे श्रोता हो या पढ़ रहा जो व्यक्ति होता है वो हो, उसे अपनी बातें, ये जो नई बातें हैं जो स्पीकर और राइटर के द्वारा कही गई बातें हैं, एक श्रोता को और भी बेहतर तरीके से समझ में आती हैं और एक डीपर मीनिंग के साथ आती हैं। स्टूडेंट्स, मैंने पोएटिक डिवाइसेस का ये जो मीनिंग है आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके और बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंस आप सीनियर क्लासेस में हैं, 11th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपको ये पोएटिक डिवाइसेस का मीनिंग अच्छे से आना भी चाहिए, क्योंकि जो भी ये डिवाइसेस हैं एग्ज़ाम्स में तो पूछी ही जाती हैं, लेकिन जब तक पोएटिक डिवाइस की डेफिनेशन, बेसिकली उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा तो इन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझे 10th में भी ज्वाइन किया था वो भी अच्छे से जानते हैं कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, राइट। और नेक्स्ट ईयर सीनियर क्लास में तो ये और भी ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि ये जो हमारी पोम है अ फोटोग्राफ, इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले है एल्यूजन, देन ऑलिट्रेशन, टोटल 6 पोएटिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। एल्यूजन,
alliteration, transferred epithet, irony, oxymoron, personification। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो है इसे दो तरीके से बोला जाता है। एक एपिथेट, मतलब ये जो है ठ वाला एक साउंड आता है एपिथेट, या फिर एपिथेट थ का साउंड आता है, दोनों ही सही है, लेकिन हम कौन सा चूज़ करेंगे? थ, एपिथेट। राइट स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो पिछले सेशन में भी इस्तेमाल मैंने मतलब जो आपकी पोम्स थी उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, लेकिन इस साल इसे आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। एक और चीज़ जल्दी से जान लीजिए, ये ये जो 6 पोएटिक डिवाइसेस हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई पोएटिक डिवाइस इसमें हो ही नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है। एक पोम के अंदर बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस हो सकती हैं। इनफैक्ट एक सिंगल लाइन या एक शब्द का पर भी एक से ज़्यादा पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, राइट। लेकिन यही सिर्फ 6 ही क्यों चुनी गई? आपके सिलेबस और आपकी क्लास को, उसको स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए कि यही डिवाइसेस हैं जो आपके सिलेबस और जो 11th लेवल है उसके अनुसार आपके लिए हेल्पफुल है, ज़रूरी है। राइट स्टूडेंट्स, अब हम इन पोएटिक डिवाइसेस को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले है एल्यूजन। क्या होता है एल्यूजन? An allusion is a figure of speech that references a famous person, place, event or literary work. They are either implied or direct. ये जो डेफिनेशन है इसका अर्थ हम एग्जाम्पल जो देखते हैं उससे समझते हैं। यहाँ पर लिखा है चॉकलेट केक इज़ माई एक्लीज हील, यानी जो चॉकलेट केक है वो मेरी एक्लीज हील है। अब ये एक्लीज क्या है? ये एक व्यक्ति का नाम है बेसिकली, ठीक है, जो अपने समय में योद्धा था और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी था और बहुत बहादुर था। लेकिन उसकी जो हील थी ना, यानी एड़ी, पूरे शरीर में सिर्फ एड़ी ही एक ऐसा भाग था जो सबसे कमज़ोर हिस्सा था, ठीक है। और ये बात सबको पता थी, दुश्मन दल को भी पता थी, सब जानते थे कि ये आसानी से नहीं मर सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति के हाथों ये मरा था वो कैसे मरा था ये अकिलीस, कि एक तीर छोड़ा था दुश्मन दल के एक व्यक्ति ने और वो तीर जाके सीधा अकिलीस की एड़ी में लगा था। अब आप खुद सोचिए कि एड़ी में तीर लगने से कोई व्यक्ति मर तो नहीं सकता, लेकिन जो अकिलीस है उसकी डेथ हो गई थी क्योंकि उसके पूरे शरीर में जो सबसे कमज़ोर हिस्सा था वो उसकी एड़ी ही थी। तो यानी अकिलीस हील क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? कमज़ोरी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या दर्शाता है? अकिलीस जो है वो पौराणिक कथाओं का, यानी एक एक्चुअली ये अगर आपने कभी सुना हो ट्रॉय स्टोरी, जो ट्रोजन वॉर हुआ था, उसकी स्टोरी में से है ये कैरेक्टर, जो सबसे फेमस कैरेक्टर्स में से एक है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। दूसरी बात ये होती है कि ये जो कैरेक्टर होते हैं या जिसके बारे में भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं शब्द, वो या तो फेमस हो या कॉमनली इस्तेमाल होते हों या आम हो, मतलब जिससे हम समझ जाएं, राइट, कि हम समझ जाएं कि अच्छा इस तरीके का एक समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल का, उदाहरण का इस्तेमाल किया गया है तो हम झट से समझ जाएं। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर ये चॉकलेट केक क्या है? मेरी कमज़ोरी है बताने के लिए अकिलीस हील इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका डेफिनेशन से ये मतलब निकल कर आता है कि ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जो क्या रेफ़र करती है? किसी भी फेमस पर्सन को, प्लेस, इवेंट या लिटरेरी वर्क, किसी भी काम को या इंसान को, जगह को। जैसे अगर हम कहें कि तुम्हारी हाइट तो बिल्कुल कुतुब मीनार जैसी है, तो ये कहने का क्या मतलब है कि बहुत ही हाइट में बहुत ही लंबा ही है ये, राइट। इवेंट, कोई भी समय या इस तरीके का कोई भी, मान लीजिए कोई पार्टी हुई है, कोई फंक्शन हुआ है जिसको ध्यान में रखते हुए कोई बात का ऐसे उदाहरण दिया गया है, राइट, इस तरीके की कोई बात है, ठीक है। इस पोम के अंदर कौन सा इस्तेमाल हुआ है एल्यूजन? कार्डबोर्ड। अब कार्डबोर्ड कौन सा फेमस है? कार्डबोर्ड एक्चुअली फेमस नहीं है, यहाँ पर मायने रखता है किसके लिए? पोएट के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि या तो इतना फेमस होना चाहिए कि पूरी दुनिया में फेमस हो वो, लेकिन यहाँ पर पहले से भले ही फेमस ना हो, लेकिन इस पोएम के माध्यम से कार्डबोर्ड शब्द ज़रूर फेमस अपने आप में हुआ है। कि अगर हम कभी किसी को बताना चाहें कि ये जो फोटोग्राफ है मेरे जीवन का कार्डबोर्ड बन गई है, तो क्या ये कार्डबोर्ड शब्द
एक एल्यूजन हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कल को आप ही अपनी किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि ये जो हमारी फ़ोटोग्राफ आई है ना आज इस फ़ोन में, ये तो बिल्कुल मेरे दिल का कार्डबोर्ड ही हो गई है, यानी बहुत ही अच्छी और मेरे दिल के करीब हो गई है, ये इतनी अच्छी फ़ोटोग्राफ है। और वो कार्डबोर्ड की आप इसकी बात कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंस और मायने रखते हैं। ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आई होप ये क्लियर है। कार्डबोर्ड विच एक्चुअली रिफर्स टू द फोटोग्राफ एंड मेमोरीज दैट होल्ड हैप्पी मोमेंट। एक हैप्पी मोमेंट को जिसने कैप्चर किया था, होल्ड करके रखता है वो, कि जो उसकी जो पोएट की जो मदर है और मदर की जो 2 कज़न्स हैं उनकी जो फोटोग्राफ ये है, तो ये फोटोग्राफ सिर्फ फोटोग्राफ नहीं, एक्चुअली कार्डबोर्ड शब्द से संबोधित किया है इस पोएम के अंदर। तो एक सिंबॉलिक मीनिंग है, एक सिंबॉलिक मीनिंग है ये। कार्डबोर्ड शब्द जो है सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है? फोटोग्राफ को लेकर तो सिंबल है ही, उसके अलावा, और ये फ़ोटोग्राफ इसके लिए अहमियत रखती है, मायने रखती है, इस पोएट के लिए बहुत मायने रखती है। इसके अलावा किस चीज़ का सिंबल है? हैप्पी मेमोरीज़ का, एंड मेमोरीज दैट होल्ड हैप्पी मोमेंट, राइट। तो हैप्पी मेमोरीज़ का एक सिंबल है। आया समझ में? तो ये कार्डबोर्ड सिर्फ एक गत्ता नहीं है, सिर्फ एक गत्ता नहीं है, या सिर्फ एक पेपर नहीं है। It means a lot to this poet, right students? I hope यहाँ तक अच्छे से आपको क्लियर है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन बेसिकली साउंड्स के ऊपर आधारित है। जैसे ऑलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द इनिशियल लेटर, जनरली अ कॉन्सोनेंट, ऑफ सेवरल वर्ड्स मार्किंग द स्ट्रेस्ड सिलेबल इन अ लाइन ऑफ पोएम। यानी स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पर ऑलिट्रेशन क्या होता है, 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। एक तो ये कि साउंड्स पर आधारित होता है ऑलिट्रेशन। कौन से साउंड्स पे? अधिकतर, जनरली अ कॉन्सोनेंट, अधिकतर केसेस में कॉन्सोनेंट साउंड्स ही होते हैं। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है, जैसे वावल साउंड्स होते हैं, तो वावल साउंड्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं स्टूडेंट्स वावल साउंड्स। और इनके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से जेड तक, उसमें से इन 5 को हटा दो, उसके अलावा जितने भी साउंड्स बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, राइट। तो अधिकतर ऑलिट्रेशन जो है अधिकतर केसेस के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड्स पे काम करता है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है? इन साउंड्स का जब रेपिटेशन होता है, ठीक है, जब रेपिटेशन होता है तो उसे कहा जाता है ऑलिट्रेशन। कैसे? क्लैरी क्लोज्ड हर क्लटर्ड क्लोथ्स क्लोजेट। यानी देखिए ये क्ल है, ये क्या है? क्ल है, ये क्ल साउंड है, ठीक है। और जब भी स्टूडेंट्स आधा लेटर भी अगर हम बोलें, ये हिंदी में समझाने के हिसाब से लिख रही हूँ, कि आधा भी लेटर हो तो इसको पूरा एक ही गिना जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? क्ल। ये क्ला भी हो सकता है, क्ले भी हो सकता है, क्लू भी हो सकता है, कोई भी, या क्ली भी हो सकता है, ठीक है। ये भी मतलब आप देखिए जितनी भी मात्राएं संभव है वो हो सकता है वो मात्रा इस पे लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बड़े ऊ की मात्रा भी लग सकती है। इट वॉज़ अ गुड कैच, राइट। बड़े ऊ की भी मात्रा लग सकती है, कैसे जैसे भी आप उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बेसिक साउंड है वो होना चाहिए क्ल का, राइट। यहाँ देखिए क्लैरी, तो क्या हो रहा है? क्लै साउंड आ रहा है, तो एक मात्रा क्लै साउंड आ रहा है। क्लोज्ड, तो क्लो का साउंड आ रहा है। क्लटर्ड, तो क्ला का साउंड आ रहा है। क्लोज, वापस क्लो का साउंड आ रहा है, अगेन क्लो। तो अलग अलग है, क्लो है, क्ले है, क्ल है, अलग अलग साउंड आ रहे हैं, लेकिन है क्ल ही। मात्राएं बेसिकली अलग अलग है, जो बेसिक साउंड है वो क्ल ही है। और ये रिपीट हो रहा है क्या? बिल्कुल रिपीट हो रहा है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर वर्ड के अंदर रिपीट हो रहा है, तो ये रेपिटेशन भी हो रहा है। दूसरा, सब हर वर्ड का, अब ये रिपीट होना कैसे चाहिए? हर शब्द का जो सबसे पहला लेटर है ना, सबसे पहला लेटर, तो यहाँ स तो हो नहीं सकता ना, आप सलैरी तो बोल नहीं सकते हैं ना इसको, आप इसको क्लोज ही बोलेंगे, तो CL दोनों को ही देखना पड़ेगा, यही देखना पड़ेगा ना। तो हर शब्द का जो पहले लेटर का जो स्वर है
उसे देखना है हर शब्द में। क्लैरी में पहला देखना है, क्लोज्ड में भी सबसे पहले वाला देखना है, हर में भी, क्लटर्ड में भी, क्लोज में भी, क्लोजेट में भी। हर में तो सीन ही अलग है तो हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे। हर एक जो पहला है उसके अंदर ये रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है। मान लीजिए क्लोजेट की जगह यहाँ कबर्ड लिखा होता, ठीक है, कबर्ड लिखा होता तो भी क्या इसको काउंट करते? नहीं करते, क्योंकि क्ल का साउंड है मैक्सिमम, क का नहीं है, पहली चीज। दूसरा, रिपीटिशन वाला साउंड कौन सा है? क्ल है। क वाला रिपीट नहीं हो रहा कहीं पर भी, क सिर्फ एक ही जगह आया, तो हम इसको नहीं ध्यान देंगे। फिर यहाँ इस पर भी ध्यान नहीं देंगे, फिर जहाँ आ रहा है बस वहीं पर ही हमको ध्यान देना होता है। तो ये भी हमारा रिपीटिशन आ गया, आया कि नहीं? दूसरा, ये जो रिपीट होने वाले जो वर्ड्स हैं, यहाँ तक अच्छे से क्लियर है ना? इसके बाद जो ये रिपीट होने वाले जो जिन वर्ड्स का पहला लेटर है और इस तरीके से सेम आ रहा है, जो रिपीट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक पहले शब्द में हो रहा है और एक आखिरी शब्द में हो रहा है, लो जी हो गया ऑलिट्रेशन। जी नहीं, ये जो वर्ड्स हैं वो क्लोजली प्लेस्ड होने चाहिए, यानी आसपास भी होने चाहिए। यानी बीच में अगर एक या दो शब्दों का अगर गैप आता है तब तो ठीक है, लेकिन 3, 4, 5 है, बहुत सारा गैप आ गया तो आप काउंट नहीं करेंगे। उस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि कितनी मर्तबा रिपीट हो रहा है। अगर 10 शब्दों का सेंटेंस है, 10 शब्दों का है, तो उसमें कम से कम 3 से 4 रेपिटेशन तो होने चाहिए ना, तब जाके तो ऑलिट्रेशन कहलाए, वरना थोड़ी। नेक्स्ट चीज़ ये है कि बेटा सिर्फ पहला ही लेटर आपको देखना है जो रिपीट हो रहा हो, बीच वाला कोई नहीं कि यहाँ ट देख रहे हो या यहाँ ये देख रहे हो, नहीं, बीच वाला या आखिरी वाला या कहीं भी और वाला साउंड नहीं देखना, सिर्फ वर्ड का पहला लेटर ही देखना है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल भी ऐसे ये, हैरी हरीड होम टू वॉच फुटबॉल ऑन टीवी। तो देखिए पहले 3 वर्ड्स जो हैं वो लगातार ही इसमें साउंड रिपीट हो रहा है। तो देखिए ह साउंड रिपीट हो रहा है। ह पर बस आप मात्रा कह सकते हैं, मैं हिंदी में आपको समझाने के लिए, आपको क्लियर समझ में आ जाए इसलिए मैं मात्रा शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। बाकी देखिए हैरी तो है, हरीड ह है, होम हो है, तो मात्रा के हिसाब से उसके अनुसार अगर आप देखें तब तो अलग अलग है, लेकिन बेसिकली जो लेटर है वो क्या है? ह ही है, तो ह साउंड आ रहा है। दूसरी चीज़ अब हमको ये ध्यान रखनी है कि ह जैसे साउंड है, तो बेटा यहाँ पर आपको फिर से मैं कह रही हूँ कि साउंड्स पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? साउंड्स पे, साउंड्स पे, साउंड्स पे। वर्ड्स पे या लेटर्स पे ध्यान नहीं देना है। लेटर्स पे ध्यान जो है वो आपको नहीं देना है, ठीक है, वहाँ पर ध्यान नहीं देना है आपको। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दिया था, वहाँ पर एक सेंटेंस में अगर ये शब्द लिखा हुआ है और ये शब्द भी लिखा हुआ, ये 2 शब्द हैं, दोनों ही एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं, तो अगर लेटर्स देखने बैठे तो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, लेकिन हमें क्या देखना है? साउंड्स देखना है। साउंड्स देखना है तो यहाँ पर देखो कबर्ड, तो ये क है और ये स है। सैलरी, तो यहाँ पर ये स है, यहाँ ये क है, तो क्या साउंड सेम है? जी नहीं, साउंड सेम नहीं है और हमें सेम साउंड देखना है, ठीक है। तो ये मत देख लेना अच्छा स्पेलिंग सेम ही लेटर से स्टार्ट हो रहा है ना, हो गया ऑलिट्रेशन। जी नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज़ इसे बहुत ही ध्यान से और बहुत ही पेशेंस से समझिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कोई गलती ना हो। ऑलिट्रेशन पोम में देख लेते हैं। स्टूड स्टिल टू स्माइल, स्टूड स्टिल टू स्माइल, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये स्टूड, तो एक्चुअली देखा जाए तो अगर हिंदी में एक बार करें तो ये कैसे होगा? स्टूड, तो यहाँ पर ये स्टूड करेंगे तो STO, इन तीनों को करना पड़ेगा। स्टिल भी अगर हम देखें, अगर हिंदी में लिखें, स्टूडेंट्स ये हिंदी का, देखो मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ
कि ये देखा जाए तो ये सिर्फ आपके लिए आसान करने के लिए मैं बस इसका एक हेल्प ले रही हूँ। अदरवाइज इस तरीके से ऐसा होता नहीं है, आप इसको रेगुलर हैबिट मत बना लेना कि इसी तरीके से है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अभी मैंने इसकी सिर्फ सहायता ली है हिंदी भाषा की, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ स्टिल, तो स्टिल में क्या पहला कौन सा है, एक काउंट, आधा और ये एक की तरह ही काउंट होंगे ना, ये एक की तरह ही काउंट होंगे। तो स्टिल अगर इसमें देखें तो कहाँ तक जाएगा, STI तक चला जाएगा। फिर आ गया स्माइल, तो क्या ये सही आ रहा है स्टूडेंट्स? ये बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो आधा स है, आधा स है वो सही है, वो बिल्कुल सही है। तो स्टूड, स्टिल, अच्छा ये क लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पर स्कुड लिख दिया, स्टूड होगा, सॉरी, स्टूड ऐसे होगा, राइट, ऐसे होगा। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर स अगर आ रहा है ना, कॉमन है आधा स, ठीक है, यहाँ पर भी है स्माइल, तो ये बिल्कुल, ये भी बिल्कुल ऑलिट्रेशन है। आया क्लियर, हुआ, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट इज टेरिबली ट्रांजिएंट, TNT, इट्स साइलेंस, साइलेंसेस। यहाँ एटसेट्रा इसलिए लिखा है क्योंकि और भी आगे थे कुछ वर्ड्स, इसलिए। ठीक है, इट्स साइलेंस, साइलेंसेस। अगेन जो S वाला है वो हुआ है। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर भी स है, ये भी स है, लेकिन इसे कंसिडर हमें नहीं करना होता, ऑलिट्रेशन में ये नहीं आता है कि सिर्फ वर्ड का जो सबसे पहला लेटर होता है हमें सिर्फ उसके साउंड पर ही ध्यान देना होता है, वरना ध्यान नहीं देना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये क्या होता है? सबसे पहले हम अगर एपिथेट को समझें, वो समझना ज़रूरी है, लेकिन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। A transferred epithet is a description which refers to a character or event but is used to describe a different situation or character. अभी डेफिनेशन आपको कैसे समझ में आएगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एपिथेट क्या होता है वो एक तरीके से बताती हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है अंशुल, ठीक है, अंशुल नाम है उसका। घर में उसको प्यार से कहा जाता है अंशु। अंशु, घर में जो जैसे मम्मी पापा, ठीक है, वो उसको प्यार से अंशु कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए स्कूल में जो फ्रेंड्स हैं वो प्यार से उसको अंश कहते हैं। ठीक है, अंश। गली में जो यार दोस्त हैं वो प्यार से कहते हैं भाई, लेट्स से भाई। ये तो फेवरेट वर्ड ही होता है ना, भाई, भाई कह के संबोधित करते हैं। तो यानी अंशुल, अंशु, अंश, भाई, ये इतने सारे नाम हो गए, लेकिन पर्सन एक ही है क्या? एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ना। तो यही एपिथेट बेसिकली हुआ कि अगर हम किसी भी एक कैरेक्टर, या मान लीजिए कोई सिचुएशन है, सिचुएशन कैसी, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम, तो जैसे जब एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं तो आपको कुछ ऐसा ध्यान आता है कि कई बार आप बोलते हो अरे यार मुसीबत आने वाली है अब तो, क्या हम ऐसा कहते हैं? तो ये मुसीबत एक्चुअली क्या है? उस एग्ज़ाम को ही तो संबोधित कर रहे हैं ना आप एक्चुअली। तो भले उसे किसी भी नाम से लेकर पुकार लो, है तो वो एग्ज़ाम्स ही, राइट। तो ये बेसिकली है कि हम संबोधित उस एक को ही कर रहे हैं, और ये एक नाउन है एक तरीके से, तो उस नाउन को ही संबोधित किया जा रहा है, इसे ही एपिथेट कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। अब समझते हैं कि ट्रांसफर्ड एपिथेट जो होता है वो क्या होता है। यहाँ देखिए, एग्जाम्पल से ही इसको समझेंगे। I had a wonderful day. आज तो मेरा दिन बहुत ही बढ़िया गया। अब आज का मेरा दिन बहुत ही बढ़िया गया का ये मतलब नहीं है कि दिन बहुत अच्छा था। आज का दिन मतलब ऐसा नहीं था कि मौसम बहुत अच्छा था और आज बहुत ही इतनी गर्मी का मौसम है, लेकिन आज इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, हल्की सी बारिश भी हो गई तो मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया, और आज मुझे कुछ अच्छी खबर भी मिली। मैंने मम्मी से भी बात की, वो भी बहुत खुश लग रही थी, मतलब आज के दिन का मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है वो एक्सपीरियंस बेसिकली अच्छा गया, इसलिए मैं आज के दिन की तारीफ़ कर रही हूँ। तो स्पीकर यानी मैं जो बोल रही हूँ, इसलिए मेरे लिए आज का दिन अच्छा है।
दिन एज सच अपने आप में खास नहीं, धूप उतनी ही बरस रही है, उतनी ही ज़्यादा गर्मी है, अपने आप में कुछ अच्छा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है बस, ठीक है। द डे इज़ नॉट इन इटसेल्फ वंडरफुल, अपने आप में ये दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अपने आप में तो ये दिन उतना ही बोरिंग भी मान सकते हैं, धूप मौसम सब वैसा का वैसा है, लेकिन मेरा जो आज का एक्सपीरियंस था ना, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। तो इसे कहते हैं बेसिकली ट्रांसफर्ड एपिथेट, कि यहाँ पर जो डे है एक्चुअली इस डे की बात ना होके ये वंडरफुल मेरा एक्सपीरियंस है, तो एक तरीके से ट्रांसफ़र हो गया ना, यहाँ के बजाय इधर ट्रांसफ़र हो गया, ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। इस पोम के अंदर ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या कहाँ आया है, ट्रांजिएंट फीट पर। ट्रांजिएंट फीट जो है, फीट अगेन किसके बारे में बात हो रही है, ये जो फोटोग्राफ है उसके अंदर जब तीनों लड़कियों की जो फोटोग्राफ है उसमें दिखा रहे हैं, तो वो स्थिरता या स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं क्या, नहीं, टेम्पररीनेस दिखा रहे हैं। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट इन द पोम। इट रिफर्स टू ह्यूमन फीट बट इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लैक ऑफ परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये एक्चुअल में मतलब अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे तब तो क्या निकल के आता है, टेम्पररी फीट, टेम्पररी फीट। तो इसका ये मतलब हुआ, टेम्पररी फीट का क्या मतलब हुआ कि 3-4 जोड़े पैरों के रख रखे हैं, कभी मैं ब्लू कलर का पहन लूँ, कभी मैं पिंक कलर का पहन लूँ, ऐसा थोड़ी ही होता है, ठीक है, टेम्पररी थोड़ी होते हैं, फीट तो परमानेंट होते हैं ना बेटा। तो यहाँ पर ये टेम्पररी फीट का मतलब है एक्चुअल में किसके बारे में बात की जा रही है, मॉर्टैलिटी और इमॉर्टैलिटी। अब यहाँ पर मॉर्टैलिटी और इमॉर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है वो डिटेल्ड में मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में आपको अच्छे से समझाया हुआ है, तो उसे आप जाकर देखिए ताकि आपको ये क्लैरिटी आ जाए कि यहाँ पर परमानेंस किस तरीके से। बाकी यहाँ पर यही बताया गया है कि ह्यूमन लाइफ परमानेंट नहीं होती, लेकिन सी परमानेंट है। वही सी बीच जहाँ पर ये तीनों सिस्टर्स जो है हॉलीडे मनाने के लिए गई थी, तो सी अभी भी वैसा का वैसा है। तो नेचर तो इमॉर्टल है लेकिन ह्यूमन मॉर्टल है, यानी ह्यूमन मरेगा, हमेशा ज़िंदा अमर नहीं रहेगा, लेकिन नेचर जो है वो अमर है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, अच्छे से समझ में आया, आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज आयरनी। आयरनी इसका हिंदी में मतलब होता है विडंबना। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड टू ब्रिंग सटायर और ह्यूमर ऑन समथिंग और समबडी. It is done by giving two meanings to a word or a phrase, surface meaning and underlying meaning. यानी कोई भी बात हम कह रहे हैं उसके अंदर कई बार एक शब्द या पूरा का पूरा सेंटेंस या शब्दों का कोई समूह जब आपको एक सरफेस मीनिंग भी देता है, मतलब सीधा सीधा मीनिंग, डायरेक्ट अर्थ देता है, या फिर और उसके साथ साथ अंडरलाइन मीनिंग भी देता है, यानी शब्दों में छुपा हुआ एक अर्थ भी देता है और आप एक झटके में समझ भी जाते हो, सुनने वाला जो होता है वो एक झटके में समझ भी जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ। खैर यहाँ तो एग्जाम्पल्स हैं ही, एक एग्जाम्पल मैं आपको मुँह ज़बानी भी समझाती हूँ। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने एग्ज़ाम से पढ़ाई नहीं की, ठीक है, और एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ गया और बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, और भगवान ना करे लेकिन मान लो कि फ़ेल हो गया बच्चा, ठीक है, तो अच्छे नहीं मार्क्स आए तो उसके फ्रेंड्स कई बार मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं, अरे वाह बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट आया तुम्हारा, तो मतलब फ़ेल हो गया और कह रहे हैं कि बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट आया, तो उसकी कहीं ना कहीं हंसी सी उड़ाई जा रही है। घर चलो घर, वहाँ घर पहुँच के मम्मी तुम्हारी आरती उतारेगी, तो ये जो मम्मी आरती उतारेगी क्या वाकई में थाल लेके दिया जला के और हल्दी कुमकुम से एकदम तुम स्वागत करेगी क्या, और मिठाई भी खिलाएगी क्या, एक्चुअल में ऐसा करेगी? नहीं। तो एक मतलब तो सीधा सीधा ये निकल गया कि हाँ भाई आरती उतारने की बात कर रही हो, जो अंडरलाइन मतलब इन्हीं शब्दों में छुपा हुआ मतलब ये है कि आरती थाली से आरती नहीं उतारी जा रही, शायद जूते चप्पल या हो सकता है बैट से भी आरती उतारी जाए, मतलब पीटा पीटी। सिर्फ मजाक के तौर पे ये बात कह रही हूँ स्टूडेंट्स, बेसिकली डांट पड़ सकती है ना, यानी ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई ऐसी बात जिसका एक डायरेक्ट मीनिंग तो हो ही, सीधा सीधा मीनिंग तो हो ही, और उन शब्दों में एक छुपा हुआ मीनिंग भी हो जो इस डायरेक्ट मीनिंग से एकदम उल्टा होता है। हम यहाँ लिखे हुए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला है, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। नोबल वाइल्ड बीस्ट
वाइल्ड बीस्ट क्या होता है? जंगली जानवर। नोबल कह सकते हैं सज्जन। तो जंगली जानवर सज्जन हो सकता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये जो है, अगर स्टूडेंट्स आपको ये लाइन याद आ रही हो तो आपकी जूनियर क्लास की एक पोएम थी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, उसी में से ये एग्जाम्पल मैंने उठाया है। और उसके अंदर ये जो एग्जाम्पल था ये किसको दर्शाने के लिए था? बंगाल टाइगर को दिखाने के लिए। तो बंगाल टाइगर क्या सज्जन भी होता है क्या? बंगाल टाइगर एक खूंखार जानवर है स्टूडेंट्स, जो अगर आपके सामने आ जाए तो मतलब अगर बीच में कोई सलाखें ना हो, कोई पिंजरा ना हो अगर, और डायरेक्ट आपसे अगर सामना हो जाए तो आप दोनों में से कोई एक ही बचेगा ना, और मुझे यकीन है बंगाल टाइगर तो बचेगा। तो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब है कि जो खूंखार, उसके साथ नोबल सज्जन शब्द ये कैसे आ सकता है? एकदम ऑपोजिट भी है, डायरेक्ट मीनिंग तो है ही, राइट? कि हाँ है तो वो वाइल्ड एनिमल ही, जंगली जानवर ही है। क्लियर है? इसके अलावा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अ कैट लवर बीइंग एलर्जिक टू कैट, यानी ये मजाक उड़ा रहे हैं, अच्छा तुम्हें कैट्स बहुत पसंद है, यू आर अ कैट लवर, लेकिन कैट से तो तुम्हें एलर्जी है। यानी कैसी विडंबना है ये जीवन की कि मुझे जो कैट्स इतनी पसंद है, लेकिन जैसे ही मैं कैट्स के पास जाऊँ, कई लोगों को एलर्जी होती है, छींक मारना शुरू कर देते हैं, और सीरियस एलर्जीज़ होती हैं, ये बिल्कुल मजाक वाली चीज़ नहीं। इनफैक्ट कई लोगों की जान पर भी बनाती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलर्जीज़ होती हैं, राइट? तो कैट्स बहुत पसंद है, लेकिन कैट्स से एलर्जी है, क्या विडंबना है। राइट? इस पोम के अंदर जो आयरनी है वो है द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। ये आयरनी मैंने आपको जब पोएम बताई थी तब भी आपको अच्छे से समझाया था, और राय शब्द जो है वो भी इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर इसे समझाने के लिए भी। यही है वो लाइन जो आयरनी है, और इसमें आयरनी क्या है? The happiness of poet's mother on seeing the photo and poet seeing her mother in happy mood is ironic because, यानी जब पोएट की जो मदर है वो जब फ़ोटो को देखती है तब जो खुश होती है, यानी एक तो मदर अपनी खुद की फ़ोटोग्राफ को देखकर खुश हो रही है, और उसी समय पोएट जो है वो अपनी मदर को खुश होते हुए देख रही है। दोनों के अपने अपने मोमेंट्स हो गए खुशी के, मदर का अपना एक मोमेंट हो गया और पोएट का अपना एक मोमेंट हो गया खुशी का, और दोनों ही खुश हैं उस चीज़ से। लेकिन हर मदर इज़ सैड ऑन द लॉस ऑफ हर यूथ, लेकिन उसी मोमेंट में जब वो खुश हैं, सेम मोमेंट में दोनों ही दुखी भी हैं। क्यों? क्योंकि मदर को इस बात का एहसास है कि जिस फ़ोटो को देखकर वो इतना खुश हो रही है वो समय अब बीत चुका है, वो बचपन का जो समय है वो अब दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगा। और जिस चीज़ को लेकर वो इतना ज़्यादा खुश हो रही है उतना ही इक्वली सैड भी हो रही है, क्योंकि ये एहसास है कि ये खुशी का मौका अब दोबारा सेम कभी वापस नहीं आएगा, वो बचपन के दिन कभी दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। और यहाँ पर जो पोएट है वो ये सोचकर अचानक से दुखी हो जाती है। पहले तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरी मतलब कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लग रही, कितनी खुश है वो इस समय, और एट द सेम टाइम दुखी हो जाती है कि अब मेरी मदर भी लौट कर वापस कभी नहीं आएगी क्योंकि मदर की डेथ हो चुकी है। तो ये जो दोनों ही मौके हैं ना, ये लाफ्टर वाला और ये हैप्पी सी हॉलीडे वॉज अ पास्ट, ये मौके दोबारा लौट कर आने नहीं वाले। तो जिस मौके में इतने ज़्यादा खुश हैं एट द सेम टाइम उतने ही दुखी हैं, इसलिए ये आयरॉनिक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? इन दिस लिटरेरी डिवाइस देयर आर टू ऑपोजिट आइडियाज विच आर जॉइंट टू क्रिएट एन इफेक्ट दैट एक्सप्रेसेस अ पैराडॉक्सिकल आइडिया। पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है ऑपोजिट भी कह सकते हैं, ऑपोजिट भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग भी कह सकते हैं, यानी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, विपरीत एकदम विपरीत। मतलब एक ही सेंटेंस में ऐसी दो बातें, दो शब्द ऐसे लिखे गए हों जो एक दूसरे से एकदम विपरीत हों, राइट? कैसे? जैसे पेट ड्रैगन। पेट ड्रैगन जो होता है, ड्रैगन जंगली होता है, हम खुद जानते हैं, मॉन्स्टर होता है एक तरीके का, ठीक है, जंगली, और वो पेट भी है, मतलब पालतू हो जाए। ये दोनों आपस में एकदम ऑपोजिट हैं। वी नो दैट ड्रैगन्स आर डेंजरस क्रीचर्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी केप्ट एज पेट्स। मतलब खतरनाक जानवर होते हैं ड्रैगन्स, और उन्हें पालतू के तौर पे नहीं रखा जा सकता है। ये दोनों शब्द का एक साथ आना बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो इसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं।
एक उदाहरण आपको और देती हूँ। कई बार बातचीत की भाषा का उदाहरण है ये। कई बार हमसे पूछा जाता है कि आज शाम को जो पार्टी है वहाँ चलोगी क्या? तो हाँ ठीक है, चल लेंगे। मतलब हमको इस तरीके से जवाब दे रहे हैं कि 100% श्योरिटी के साथ जवाब नहीं दे रहे, कन्फ्यूजिंग सा जवाब दे रहे हैं कि ठीक है, देखेंगे क्या। फिर आपसे दूसरी बार पूछा जा रहा है, अरे बता दो भाई, चलोगे या नहीं? फिर आप वापस ऐसे घुमा फिरा के जवाब दे रहे हो। फिर तीसरी बार पूछा, चौथी, पांचवी, 10वीं बार पूछ रहे हैं, तो आप भी सुन सुन के इरिटेट हो गए। तो यूजुअली आप क्या जवाब देते हो? अरे हाँ ना। तो मतलब यहाँ पर आप क्या जवाब दे रहे हो? हाँ ना, ये जवाब ही दे रहे हैं आप स्टूडेंट्स। यानी एक ही साथ में आपने हाँ और ना दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। और क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं? जी हाँ, ये दोनों एकदम ऑपोजिट हैं। तो इसका ये भी एक ऑक्सीमोरॉन ही है। हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाए। ऑक्सीमोरॉन का एक और एग्जाम्पल हमने भी थोड़ी देर पहले भी देखा था, नोबल वाइल्ड बीस्ट। ये एक ऑक्सीमोरॉन, बिल्कुल इसे भी ऑक्सीमोरॉन कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी नोबल और वाइल्ड दोनों एकदम ऑपोजिट है, एकदम एक दूसरे के विपरीत है। तो इसलिए इसे भी नोबल और वाइल्ड। बीस्ट यहाँ पर हम लोगों को बीस्ट पर यहाँ पर हमें दोनों को करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर जो है आयरनी जो है, बेसिकली नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, मतलब आपको स्वागत करता है आपका। तो जो मैंने आरती उतारना जो आपको बताया था ना, तो यहाँ पर ये वाइल्ड बीस्ट आपकी आरती उतारेगा। तो आरती कैसे उतारेगा? चीर फाड़ डालेगा आपको, ठीक है। जैसे मम्मी आपकी पिटाई करेगी अगर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो वो जो पिटाई जो है वो एक्चुअल में आरती शब्द से बोला ना, तो बेसिकली ग्रीट पर है ये हमारा फोकस जो है। यहाँ पर देखिए नोबल वाइल्ड बीस्ट जो है, इस पर हम लगा सकते हैं ऑक्सीमोरॉन, राइट। और यहाँ पर पेट ड्रैगन है, राइट स्टूडेंट्स, अच्छे से क्लियर है। पोम के अंदर ये कहाँ पर आ रहा है? लेबर्ड ईज। लेबर का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मेहनत करना, राइट। और यहाँ पर ईज का मतलब क्या होता है? सरल, आसानी से, ठीक है। इसको किस तरह से इस्तेमाल हुआ है कि लेबर का मतलब होता है ग्रेट डिफ़िकल्टी, मतलब बहुत मुश्किलों से, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, जूझना पड़ा, मशक्क़त करनी पड़ी। एंड ईज मीन्स कंफर्टेबली, मतलब सरलता से, कंफर्टेबली, एकदम दोनों साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। सो बोथ वर्ड्स हैव ऑपोजिट मीनिंग्स, दोनों ही शब्दों के उल्टे अर्थ हैं, बट हियर दे आर क्लब्ड टुगेदर। लेकिन यहाँ पे दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया गया है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोबल वाइल्ड बीस्ट वो भी ऑपोजिट है। नोबल वाइल्ड बीस्ट व्हेन ग्रीट्स यू, वो आपकी पूरी आयरनी हुई, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब आगे बढ़े। ऑक्सीमोरॉन भी अच्छे से समझ में आ गया, एकदम ऑपोजिट। पेट ड्रैगन एकदम ऑक्सीमोरॉन है क्योंकि एकदम विपरीत है। नोबल वाइल्ड बीस्ट एकदम ऑपोजिट है। लेबर्डीज बिल्कुल ऑपोजिट है, और वो हाँ ना वो भी एकदम ऑपोजिट है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, एंड दिस इज द लास्ट पोएटिक डिवाइस। पर्सोनिफिकेशन होती है द सिचुएशन हैज़ बीन गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ साइलेंस। अब स्टूडेंट्स, इस पोम के अंदर एक सिचुएशन है इसलिए, अदरवाइज ऑब्जेक्ट पर भी जो पर्सोनिफिकेशन बिल्कुल हो सकता है। पर्सोनिफिकेशन बना किस शब्द से है? पर्सन। पर्सन, और पर्सन कौन होता है? एक ह्यूमन, राइट। जब भी किसी चीज़ को या किसी सिचुएशन या अवस्था को कोई इंसानी क्वालिटी या कोई मानव क्वालिटी दी जाती है, गुण दिया जाता है, तब उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे द फ्लावर्स डांस्ड टू द विंड। अब फ्लावर्स जो है वो इधर उधर हवा चल रही है और इस तरीके से हिल रहे हैं, तो हिल रहे हैं कौन सा डांस करने कि उन्होंने ये स्टेप ही किया है, कोई स्टेप थोड़ी करा है, बेसिकली डांस कर रहे हैं। सो ये जो डांस कर रहे हैं वही क्या है? हमारा पर्सोनिफिकेशन। तो एक्चुअल में डांस नहीं कर रहे, कोई स्टेप थोड़ी कर रहे हैं, दे आर जस्ट मूविंग हियर एंड देयर। तो इसलिए यहाँ पर ये डांस शब्द जो है वो ये दर्शाने के लिए कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं उस वक्त, इधर से उधर लहरा रहे हैं ये फूल पत्ती जो भी पौधे हैं, और इसलिए बहुत सुंदर लग रहे हैं, एज इफ दे आर डांसिंग, राइट। आई फेल्ट लाइक द फूड केप्ट कॉलिंग मी। ऐसा लग रहा था कि जो खाना है वो मुझे बुला रहा है।
अब आप मान लीजिए आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है और आप अचानक से पार्टी में जब जाते हो, मान लीजिए पार्टी में जाना है, तो ऐसा होता है ना कि जब शाम को शादी में जाना होता है तो आपको खाना आप ऑब्वियसली शादी में जाके ही खाते हो, लेकिन समय थोड़ा लेट हो जाता है, डिनर टाइम लेट हो जाता है ऐसे में, तो आपको बहुत तेज़ भूख लगने लग जाती है। जैसे ही आप एंट्री लेते हो तो ऐसा हर खाना जो होता है, हर डिश जो होती है, ऐसा तो है नहीं ना कि अपना ढक्कन हटा के और आपको बुलाती है आजा आजा और खा ले, ऐसा तो नहीं बोलती है ना एक्चुअल में। लेकिन यहाँ इस बात का मतलब क्या है कि मुझे बुला रही है, इस बात का मतलब ये है कि मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है और जो खुशबू आ रही है इस खाने से वो इतनी बढ़िया आ रही है कि बस मैं मन कर रहा है अभी और इसी वक्त इसको खा लूँ। ये है बेसिकली इस बात का मतलब, राइट। तो यहाँ पर लेकिन एक इंसानी क्वालिटी दी गई है, बुलाने की क्वालिटी तो एक इंसान की होती है, और कोई तो खाना या आलू प्याज तो ऐसे इशारा करके बुलाते नहीं कि भाई आजा, राइट। तो ये इंसानी क्वालिटी है। इस पोएम में ये क्वालिटी किसकी है? इट्स साइलेंस साइलेंसेस। ये जो साइलेंस है, ये वाली जो पहली साइलेंस है वो है सन्नाटा। पहली साइलेंस जो है वो है एक्चुअल में सन्नाटा या एकदम चुप्पी, ये एकदम शांति। जो दूसरी साइलेंसेस हैं, दूसरा जो शब्द है, दूसरा साइलेंस जो है वो एक्चुअल में साइलेंसेस है, राइट। तो यहाँ पर ये वाला साइलेंस एक जो ES वाला है वो एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, जैसे शी टीचेस, ये टीच है और फिर टीचेस जो है तो ये ES लगाया इसमें। वैसे ही साइलेंसेस तो यानी चुप हो जाती है, यानी जो ये चुप्पी है, ये जो सन्नाटा है और ज़्यादा चुप हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा सन्नाटे को दर्शाने के हिसाब से ये है। तो सन्नाटा चुप हो जाता है, इंसान चुप हो जाता है हम कह सकते हैं, लेकिन सन्नाटा कैसे चुप हो जाता है, राइट। तो ये एक तरीके से इंसानी क्वालिटी दी गई है। यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, कभी भी इसको जानवरों से कंपेयर मत करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर हम जैसे डांस की बात कर रहे हैं तो यूजुअली एनिमल्स को भी डांस करते हुए, जैसे मोर नाचते हैं, राइट। जब सावन का पहली बारिश होती है मोर नाचते हैं एक्चुअल में। इसके अलावा जैसे क्राइंग एक ऐसा इमोशन है जो सिर्फ इंसानों में नहीं होता, जानवरों में भी होता है, पशु पक्षियों में भी होता है, राइट। तो वो बिल्कुल रोते हैं, लेकिन ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्वालिटी किसी और में है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी भी मैं सोचना कि रोते तो जानवर भी तो हैं, तो फिर इंसानी क्वालिटी क्यों मानी जा रही है? नहीं, ये नहीं सोचना है कि जानवर रोते हैं, नहीं। सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि ये एक ह्यूमन या पर्सन की क्वालिटी है या नहीं, सिर्फ इतना दिमाग लगाना है। अगर वो क्वालिटी जानवरों में भी है या किसी और ऑब्जेक्ट वस्तु में भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना कि इसमें है या नहीं है, दैट्स इट, राइट स्टूडेंट्स। क्लियर है, समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको ये समझाने की कोशिश की है, एग्जाम्पल्स दिए हैं अलग अलग, तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर हमारा पोएटिक डिवाइसेस का ये वीडियो एंड होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कहीं कोई डाउट रह गया है तो वो डाउट भी मुझसे ज़रूर से ज़रूर पूछेगा, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और माइंडेड ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहे हैं ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 6 से क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और कुछ भी आपको स्टूडेंट्स इसके लिए पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उनके लिंक्स मिल जाएंगे कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। यानी जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे आपको वहाँ पर लिंक्स मिल जाएंगे ई बुक्स और ई नोट्स के लिए। बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमको वो लिंक्स मिले नहीं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए स्टूडेंट्स, वहाँ पे वो शॉर्ट में ही होता है, वो बॉक्स को ओपन करना पड़ता है। अगर आप ध्यान दें तो जो जितनी भी लाइनें लिखी हैं उसके बाद डॉट 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 और फिर मोर लिखा होता है। इस मोर पे क्लिक कीजिए ताकि वो पूरा का पूरा बॉक्स ओपन हो जाए। वहाँ पर आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे और वीडियोस के भी जो लिंक्स होते हैं वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे। इन केस किसी टीचर ने आपको कोई पीडीएफ या नोट से रिलेटेड कोई पीडीएफ आपको प्रोवाइड की है, वो भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है। टाइटल्स लिखे रहते हैं, उन टाइटल्स के सामने ये लिंक्स होते हैं। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि मैम हमको लिंक्स मिलती ही नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पूरा ओपन किया करें बेटा, ठीक है। ये जो ई नोट्स हैं वो
बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में है, प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल है। तो मेक श्योर कि इन लिंक्स पे आप ज़रूर क्लिक करें ताकि इनसे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाए। राइट स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपको चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। स्टूडेंट्स, आखिरी में फिर से याद दिला दूँ, अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। ये वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।